हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। अ मैन विदाउट एम्बिशन इज़ लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। ये इसका मतलब आपको पता चल ही रहा होगा, मतलब एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आपके कोई एम्बिशंस नहीं है तो आप वो चिड़िया हैं जिसके पंख नहीं हैं। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखेंगे इंडेक्स, आज न्यूज़पेपर में खास क्या है, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अमोनिया पाया गया है यमुना में, इसका लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। अब ये ट्रीट भी नहीं, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो हार मान जा रहे हैं कि इतना सारा अमोनिया जो यमुना नदी में पाया जा रहा है उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इतना अब टॉक्सिक हो रहा है। आपने फोम देखा होगा यमुना नदी के ऊपर, ठीक है, जाग जाग सा रहता है वहाँ पे। वो ह्यूमन बॉडी के लिए, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके लिए इतना टॉक्सिक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि सरकारों को स्टेप्स लेना चाहिए, नेशनल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, और लोगों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन तो मेजर होता ही है। देखेंगे यमुना पोल्यूशन की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है इंटरव्यू में भी, मेंस में भी, जीएस पेपर 3 में। ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो यमुना पोल्यूशन में आपने फोम देखा होगा, काफ़ी सारी पिक्चर्स आती हैं यमुना पोल्यूशन की, उसे कैसे टैकल किया जाए। अब आपको यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस बताने हैं, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड है बायोलॉजिकल एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स बना के। यमुना रिवर पढ़ेंगे, यमुना रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, सेक्शन 144 लगाया गया है अरुणाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में। तो सेक्शन 144 क्या होता है, कर्फ्यू से कैसे डिफरेंट होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है या इश्यूज़ हैं, वे फॉरवर्ड है जो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ महीनों पहले भी ये वाली न्यूज़ कवर करवाई थी, अब अगेन लगा दिया गया है, इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट है। टुवर्ड्स अ प्रैग्मेटिक फ्यूचर, यहाँ पे इश्यूज एंड सॉल्यूशंस डिस्कस किए गए हैं कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल भी करते हैं तो भी काफ़ी सारे चैलेंजेस से हमें डील करके आगे बढ़ना होगा, और सॉल्यूशंस बताए गए हैं। इसी से रिलेटेड है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। जो यूपीपीसीएस आने वाला है ना, आरओ एआरओ भी आने वाला है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन आर्मी डे है आज, ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। एज अमोनिया लेवल रोज इन यमुना, अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्ट्रगल टू कीप पेस। ठीक है, यानी कि वाटर की क्वालिटी मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, अमोनिया का इतना ज़्यादा लेवल बढ़ गया है यमुना में। अ की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो नेशनल कैपिटल में एक बहुत ही ज़रूरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है दैट सप्लाइज वाटर टू सिविल लाइंस, करोल बाग, राजेंद्र नगर, ग्रेट कैलाश एंड वर्ल्ड सिटी को जो पानी सप्लाई करता है वो स्ट्रगल कर रहा है कि वो अमोनिया के लेवल को कैसे कम करे। प्रॉब्लम ऑफ हाई अमोनिकल नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इन यमुना ड्यूरिंग विंटर इज़ नॉट न्यू। यहाँ पे दिसंबर और मार्च के बीच हर समय क्या होता है, या तो इस यूनिट को शट डाउन कर दिया जाता है या इसकी कैपेसिटी को, ये इसकी जितनी कैपेसिटी है उससे कम पानी ये ट्रीट कर पाता है। ठीक है, अमोनिया लेवल इस टाइम पे ज़्यादा राइज होता है। दिस प्रॉब्लम इज़ एग्जर्बेटेड
इन द विंटर एज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर ड्रॉप्स, ठीक है, मानसून उतना होता नहीं, बारिश है नहीं, ठीक है उतनी, तो जिस वजह से क्या होता है यमुना जो नदी है उसका पानी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, क्योंकि लैक ऑफ रेन अप स्ट्रीम है। अब बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं मिल पाएगा यमुना नदी को। और पॉल्यूशन इसी वजह से क्या होता है, जो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन है, जो हाईली टॉक्सिक एमिशंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। पॉल्यूशन देखेंगे यमुना में कॉजेज़ क्या है। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। हरियाणा में इंडस्ट्रीज़ है कुछ जो सोनीपत में इस्टेब्लिश्ड है। सोनीपत कहाँ है, बैंक ऑफ यमुना रिवर है, जिस वजह से क्या होता है यहाँ से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को इमिशंस को रिलीज़ किया जाता है इन यमुना रिवर, ठीक है। अमोनिया को यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स एंड डाइज, ठीक है, जिस वजह से अब अमोनिया का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो इंडस्ट्रीज़ के काम का नहीं है, वो रिलीज़ कर दिया जाता है पानी में, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए भी हार्मफुल है एंड ह्यूमन बॉडी के लिए तो है ही। मिक्सिंग ऑफ ड्रेन, मिक्सिंग ऑफ ये टू ड्रेन्स कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उससे मिक्स हो जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला पानी, ठीक है। ड्यू टू ओवरफ्लो एंड डैमेज टू द वॉल दैट सेपरेट्स देम, यानी कि जो इन दो पानी को सेपरेट कर रही है वॉल, वो ओवरफ्लो हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ राइजिंग अमोनिया, राइजिंग अमोनिया के इफ़ेक्ट क्या है, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कम कर देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे मेज़र किया जाता है पॉल्यूशन। यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड जितनी बढ़ रही है उतना ही पॉल्यूशन है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ मेजर्ड, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को मेज़र किया जाता है थ्रू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज़ अबव 1 parts per million, it is toxic to fishes। अगर इसका लॉन्ग टर्म इंजेक्शन हो तो क्या होगा, डैमेज होंगे इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये सारी चीज़ें फिर बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट को मेज़र किया जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में। ये अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो बैक्टीरियाज के द्वारा चाहिए उसकी नीड बताता है, यानी कि जितना ऑर्गेनिक वेस्ट का पॉल्यूशन होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि अमोनिया, ठीक है, अब ये जाके क्या करता है, ऑक्सीजन को कम कर देता है, ऑक्सीजन का लेवल कम कर देता है, जिस वजह से वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ है उसे क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो डिमांड करती है ऑक्सीजन की, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन को मेज़र किया जाता है कि ऑक्सीजन आखिर है कितनी उस वेस्ट वाटर बॉडी में, जहाँ पे वेस्ट जनरेट किया गया है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कितना है, ये मेज़र किया जाता है। ऑक्सीजन चाहिए होती है बैक्टीरिया को इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। हायर वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट्स लो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डिमांड नहीं, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, हायर वैल्यू होगी अगर, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम है मतलब वाटर में। ये चीज़ ध्यान रखनी है, GS पेपर 3 का बहुत ही इन्वायरमेंट का बहुत ही क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिंस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, तो ये रिलायबल मेथड नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इसका एक चैलेंज क्या है कि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तक ही सीमित रहता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखेंगे, ठीक है, ये एक अनदर मेज़र है, इसमें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल
वेस्ट के जो इंक्रीमेंट लेवल है या जो इंक्रीज हो रहा है वो दर्शाता है। एंड ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वाटर, ठीक है, ये ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक को मेजर करता है वही केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है बाय बैक्टीरियाज टू डिकम्पोज द वेस्ट मटेरियल, ठीक है, बट इसमें ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों को लिया गया है। देखेंगे यहाँ पे यमुना रिवर ट्रिब्यूटरीज देखते हैं पहले। बानस सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल। चंबल की ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। बानस ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि एक मेन नदी आ रही है, उससे जुड़ने वाली, उसमें पानी देने वाली कितनी नदियां हैं, ठीक है, उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। बानस है ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। काली सिंध, परबती, एक सिंध जा रही है, ये भी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। बेतवा भी इम्पॉर्टेंट है और केन भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो दहसन है ये बेतवा की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। छोटी सी नदी है, नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आपने सुना होगा केन बेतवा लिंक, मैंने ये आपको जब ये न्यूज़ में आता है ना तो मैं कवर करवाती हूँ अच्छे से, ठीक है। केन बेतवा लिंक वो इन दो नदियों का हुआ है कि केन और बेतवा को लिंक किया जाएगा और जो यहाँ के वाटर डेफिशिएंट रीजन्स हैं यहाँ पे पानी दिया जाएगा। यमुना का सोर्स क्या है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपूछ पीक से आता है इन द मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालयाज। इसका सोर्स याद रखना है। जो मैपिंग होती है ना उसकी बहुत बेसिक सी चीज़ है। कंफ्यूज नहीं होना है कि यमुना कहाँ से आ रही है, गंगा कहाँ से आ रही है, मंदाकिनी कहाँ से आ रही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इन सब में। यमुना बंदरपूछ कहाँ से? जो लोअर हिमालयाज है, मसूरी रेंज, वहाँ से आती है। डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। बेसिन क्या है? गंगा से मीट करती है इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। उत्तराखंड से तो निकल ही रही है, राइट। इसका जो बेसिन है वो हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, हरियाणा एंड दिल्ली। लेंथ है 1376 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट डैम याद रखेंगे, थोड़े ये अननोन से डैम लगते हैं, ठीक है, उतने पॉपुलर नहीं है बट पूछे जा सकते हैं। जब पूछा जाएगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गया, बट नहीं, ये चीज़ न्यूज़ में थी। यूपीएससी की यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कोर एरिया से नहीं पूछता, वो पेरिफेरल एरिया से पूछता है, इसीलिए वैल्यू एडिशन आपका अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। पेरिफेरल एरिया से जब क्वेश्चन आता है तो समझ नहीं आता कि वो आया कहाँ से, और कहते हैं कि यूपीएससी अंडर द सन है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, इन डेप्थ इम्पॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डैम इसके कौन से हैं? लखवर व्यासी डैम जो उत्तराखंड में पाया जाता है, तजेवाला बैराज डैम ये हरियाणा में पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज वही मैंने अभी बताई आपको, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडोन, ये नोएडा के आसपास पाई जाती है यूपी में, ठीक है, याद रखनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, सेक्शन 144 को इम्पोज किया गया है इन अरुणाचल नामसाई डिस्ट्रिक्ट, जब दो ग्रुप्स के बीच में क्लैश देखा गया। अथॉरिटीज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक गैदरिंग, ठीक है। एक पिलग्रिमेज रूट है, वहाँ पे एक परशुराम कुंड की तरफ जाता है, उसे भी डाइवर्ट यहाँ पे किया गया। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, ये एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वहाँ पे उठी जब क्लैश देखा गया बिटवीन ऑल ताई खमती सिंगपो यूथ एंड आदिवासी यूथ ऑफ नामसाई। ये दोनों अलग अलग इथेनिसिटीज से बिलोंग करते हैं, तो स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वहाँ पे आपको इथेनिसिटी वाले मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट या क्लैशेस देखने को मिलते हैं जो कभी कभी वायलेंट रूप ले लेते हैं। अब इस वॉयलेंस से बचने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सेक्शन 144 वहाँ पे लगाया जाता है। ये कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ में था, तब मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में फिर लगाया गया सेक्शन 144, राइट। तो ये अब फिर से न्यूज़ में आया है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 144 आखिर है क्या?
दिस लॉ एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। यहाँ पे ऑर्डर्स पास करते हैं मजिस्ट्रेट कि यहाँ पे गैदरिंग ऑफ 4 और मोर पीपल नहीं हो सकती, उसे प्रोहिबिट किया जाता है। ये बिल्कुल अर्जेंट केसेस में होता है जहाँ पे पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं संभाली जा सकती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट पास कर देते हैं कि वहाँ पे 4 से ज़्यादा लोग मिलेंगे ही नहीं। दिस ऑर्डर कैन बी पास्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और जनरल पब्लिक। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जैसे कि कोई इंसर्जेंट वहाँ पे ऐसा है जो बिल्कुल क्लैशेस करवाएगा एंड वॉयलेंस करेगा, ठीक है, तब भी ये सेक्शन 144 लगाया जा सकता है और ग्रुप्स के लिए भी लगाया जा सकता है, जैसा किया गया है अरुणाचल में। फीचर्स क्या है इसके? प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस और ऑन हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ वेपन इन द गिवन जुरिस्डिक्शन। किसी भी प्रकार का हथियार लेके नहीं चलना है, ठीक है। एक सिंगल पर्सन भी किसी प्रकार का हथियार नहीं लेगा और 4 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, 4 से ज़्यादा लोग। मैक्सिमम पनिशमेंट अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो 3 साल की पनिशमेंट इसमें दी गई है। देयर शैल बी नो मूवमेंट ऑफ पब्लिक इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो भी क्लोज्ड रहेंगे। कंप्लीट बैन देखा जाता है यहाँ पे होल्डिंग एनी काइंड ऑफ पब्लिक मीटिंग, किसी भी प्रकार की पब्लिक मीटिंग हो चाहे वो पीसफुल ही क्यों ना हो, ठीक है। इट इज़ डीम्ड अ पनिशेबल ऑफेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। लॉ एनफोर्समेंट मतलब एजेंसीज के अगर आप काम में उल्लंघन करते हैं या व्यवधान डालते हैं तो क्या होगा? पनिश किया जाएगा। यहाँ पे इंटरनेट को ब्लॉक करने का भी एक्सेस होता है मजिस्ट्रेट में, क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे क्यों ब्लॉक किया जा रहा है या स्पीड धीमी कर दी जाती है। 2 प्रकार से होता है, या तो स्पीड धीमी कर दी जाएगी, अगर 4G है 5G है तो क्या करेंगे 2G पे लेके आ जाएंगे स्पीड उस पर्टिकुलर एरिया की, या तो क्या करेंगे पूरा का पूरा इंटरनेट शट डाउन कर देंगे। ये जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर देखने को मिलता था पहले, राइट, क्योंकि इंटरनेट से क्या होती है मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है सोसाइटी में, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि 2 ग्रुप्स के बीच में क्या हो रहा है, क्लैशेज हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन किसी एक ग्रुप की तरफ से जाएगी कि इतने लोगों को मार दिया, ये महिलाओं बेटियों के साथ हमारे ऐसा किया, तो क्या होगा, ये एक अ टाइप ऑफ एंगर क्रिएट करेगा लोगों के बीच में। एंगर होगा तो और वॉयलेंस होगा, इसीलिए किसी प्रकार की फेक न्यूज़ को स्प्रेड ना किया जाए, इसीलिए इंटरनेट को शट डाउन किया जाता है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है? नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन कैन रिमेन 2 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर इतनी ही लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है वहाँ पे तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकती है 6 महीने के लिए, उसके बाद नहीं होगा। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो सेक्शन 144 को वापस ले लिया जाएगा। अब डिफरेंस देखते हैं कि कर्फ्यू कैसा होता है और सेक्शन 144 कैसा है। सेक्शन 144 क्या कहता है कि 4 या 4 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। कर्फ्यू कहता है कि आपको पूर्ण रूप से घर में रहना है, बल्कि एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई की जाएगी, ठीक है। वो दवाइयाँ हो गई, हॉस्पिटल हो गए, इन सब चीज़ों की सुविधा है, मिलेगी, बट रहना है अपने घर में। द गवर्नमेंट पुट्स अ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैफिक एज वेल। मार्केट्स, स्कूल, जो कॉलेजेस होते हैं, ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड अंडर द कर्फ्यू, ठीक है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को रन करने के लिए कहा जाता है कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज मिलेंगी लोगों को। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है ये भी देखते हैं। अबाउट सेक्शन 144 GS पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ 2 बार न्यूज़ में रही है अभी कुछ ही महीनों में, इसीलिए पूछा जा सकता है GS पेपर 2 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया केस 1967, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर पब्लिक ऑर्डर इज़ फ्रीली अलाउड टू डिस्टर्ब्ड बाय अ सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स।
अगर पब्लिक ऑर्डर को किसी प्रकार का हार्म होता है या फ्रीली अलाउ किया जाता है कि तुम पब्लिक ऑर्डर को हार्म करो, कोई डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि लिबर्टी का मतलब यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास लिबर्टी है तो आप वो जो मर्ज़ी आए आप वो करेंगे, जो मन में आए आप वो करेंगे। नो, ये लिबर्टी क्या है कि आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। ये एक पहला एंगल है। दूसरा एंगल क्या है कि आप दूसरों की लिबर्टी को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। मधुलिमाई वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक्ट, 7 जज बेंच ने क्या कहा था? पावर टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 144 इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पावर। ये एक ऑर्डिनरी पावर नहीं है कि आर्बिट्रेरी लगा दिया, जब मर्जी चाहा तब लगा दिया, बट एक अनफोर्सीन जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। सेक्शन 144 कवर होता है अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(2) क्या कहता है? असेंबल ऑफ द पीपल राइट, फ्रीली मूवमेंट होनी चाहिए, उसे रिस्ट्रिक्ट करता है। ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कंट्री की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी को अगर हार्म होता है तो लगाया जाएगा। लॉ में बी एब्यूज्ड इज़ नो रीज़न टू स्ट्राइक इट डाउन, यानी कि लॉ का क्या हो सकता है? मिसयूज़ हो सकता है। मिसयूज़ जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि रूलिंग पार्टी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे लॉज निकाले जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं भाए या पर्टिकुलर सेक्शन के विरुद्ध हों, तो यहाँ पे अगर वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो सेक्शन 144 लगा दिया जाएगा। यहाँ पे आवाज़ को कम कर दिया जाएगा लोगों की, राइट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये आर्बिट्रेरी यूज़ नहीं होना चाहिए इसका। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया था इन 2012, ये वाला आप केस मेंशन करेंगे, ठीक है, अपने जीएस पेपर 2 में। आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना होता है विद इन एविडेंस। एविडेंस नहीं होगा तो एग्जामिनर को आप जो लिखेंगे या जो बोलेंगे इंटरव्यू में वो हवा में लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हवाबाजियाँ नहीं करनी है, आपको एविडेंस के साथ देना है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर यूजिंग 144, यानी कि जो स्लीपिंग क्राउड रामलीला मैदान में स्लीपिंग क्राउड क्या होती है? बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई भी वॉयलेंस वगैरह का उतना चक्कर नहीं था, फिर भी 144 सेक्शन इम्पोज कर दिया गया। कैन बी यूज्ड ओनली इन ग्रेव सर्कमस्टांसेस, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब सेक्शन 144 के बिना काम ही ना चले तब इसे यूज़ किया जाएगा। प्रिवेंट सम हार्मफुल occurrences इमीडिएटली, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? पुलिस वगैरह, जो पुलिस फोर्स है, जैसे कि मॉब लिंचिंग होती है, राइट, वहाँ पे सबसे पहले किसको पहुँचना चाहिए? पुलिस को पहुँचना चाहिए। ऐसा ना हो कि वॉयलेंस हो गया, लोग मर गए और क्राइम्स हो गए, ठीक है, उसके बाद पुलिस पहुँच रही है। नो, पहले पुलिस पहुँचे और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इतनी सक्षम हो, सफिशिएंट हो कि ताकि वहाँ पे सेक्शन 144 लगाया ही ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 144 होता है वो कैन नॉट बी यूज टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिटीजन्स फंडामेंटल राइट, अगर वो असेंबल हो रहे हैं पीसफुली, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके भी रखना है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी ध्यान में रखना है। सेक्शन 144 एक हेल्पफुल एक टूल है जिससे हम डील कर सकते हैं इन जो एमरजेंसीज होती हैं। एमरजेंसीज कैसी? यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की, ठीक है। मजिस्ट्रेट शुड होल्ड एन इंक्वायरी एंड रिकॉर्ड अ अर्जेंसी ऑफ मैटर, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है जो ऑर्डर दे रहे हैं कि सेक्शन 144 लगाए जाएं, उनके पास सफिशिएंट डाटा होना चाहिए, सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए, आर्बिट्रेरी ना हो। एक इंक्वायरी बिठाई जाए जिसमें अर्जेंसी ऑफ मैटर को पता लगाया जाए कि सेक्शन 144 लगाना कितना ज़रूरी है वहाँ पे, ठीक है। बैलेंस बना के रखना है। ग्रांटिंग ऑफ प्लैनेटरी पावर्स बाय द लेजिस्लेचर टू डील विद द इमरजेंट सिचुएशन, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या है? लॉज निकालती है टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशंस,
वेयर एज हमें फंडामेंटल राइट्स, लोगों की पर्सनल लिबर्टी पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, टुवर्ड्स अ प्रैग्मेटिक फ्यूचर, अ नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि 2023 में बहुत सारी क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, जो रिलीज़ की गई थी COP28 दुबई में हुआ था। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, ये जब से हुआ, जब से ख़त्म हुआ, मैंने पूरा कवर करवाया है आपको, ठीक है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, यानी कि ये 3 गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोस ऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, इन 3 गैसेस को कवर करता है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो क्रॉस कर देगा 3 गीगाटन्स बाय द एंड ऑफ 2030। जीएस पेपर 3 में डाटा के लिए ये डाटा इम्पॉर्टेंट है, इंट्रो के लिए इम्पॉर्टेंट है। वी नीड टू स्ट्रैटेजाइज आवर डीकार्बनाइजेशन प्रोसेस। मैं वही चीज़ हाईलाइट करती हूँ जो आप एज इट इज़ अपने आंसर्स में नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस यूटिलाइजेशन आना चाहिए। हम यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, हमें डीकार्बनाइज करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ना हो, इमिशन ना हो। ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मोस्ट डोमिनेंट है, बहुत ही वार्मिंग पोटेंशियल है। वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जो सन की रेज आ रही है ना, सन की रेज आ रही है, रेडिएशंस, उसे कैप्चर कर लेता है और अर्थ में ऐसे जो रेडिएशंस है, जो अर्थ रेडिएट कर रही है यहाँ से, वो यहीं पे कैप्चर करके रखता है, जिस वजह से हीट यहाँ पे इंक्रीज होती है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी देखी जा रही है, राइट। न्यूज़ में था आज कि जो कश्मीर का गुलमार्ग एरिया है, वहाँ पे क्या हो रहा है, हर साल वहाँ पे बर्फ़ पड़ती थी, बट इस बार वहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई, जिस वजह से वहाँ के जो टूरिज़्म सेक्टर है उसे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ हो रही हैं, जहाँ पे सूखा पड़ता था वहाँ पे बाढ़ ही बाढ़, ओके। एंड जहाँ पे कभी रेनफॉल अच्छी होती थी, फसलें अच्छी होती थी, वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी ना, ये चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी सेक्टर से रिलीज़ होती है, वाइल एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस इमिट करती है अबाउट 13% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एनर्जी सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 92% ऑफ इमिशन, ठीक है। 92% ऑफ इमिशन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब एनर्जी सेक्टर से रिलीज़ हो रहा है, वहाँ पे हमें रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए। रिडक्शन इन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल कैन बी ईजिली डन इन द केस ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। मतलब जो पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, विद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो, ऑल्सो न्यूक्लियर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करके। अब प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब ग्रिड की बात आए, क्योंकि ग्रिड क्या होती है, एनर्जी को स्टोर करके रखती है, और इस स्टोरेज को ये डिपेंडेंट है किस पे, फॉसिल फ्यूल पे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने में लगेगी ग्रिड डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल पे। तो यहाँ पे एक चैलेंज यहाँ पे दिखाया गया है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, स्पेशली फॉर दोज इंडस्ट्रीज जिन्हें कॉन्स्टेंटली सप्लाई चाहिए होती है फॉसिल फ्यूल की, इंटेंस हीट की, जैसे कि आयरन एंड स्टील एंड एल्यूमिनियम। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन की, इसे ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई दी जाए। प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ग्लोबली कितना है, लेस देन 1% है, यानी कि आप देख सकते हैं कितनी ग्रेव सिचुएशन यहाँ पे बनती चली जा रही है। डीकार्बनाइजेशन प्रोसेस में उन इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देना होगा जो जिन्हें हीट चाहिए, जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है,
वहाँ पे चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन कम है। टू गो द फर्दर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम एज इट मेक्स अ पाइपलाइंस ब्रिटल ओवर टाइम, यानी कि जिस पाइप से हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ना, वो ब्रिटल, वो ख़राब हो जाती है टाइम टू टाइम। स्टोरेज भी एक इश्यू है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हैज़ लो डेंसिटी पर वॉल्यूम, इसके लिए ह्यूज कंटेनर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर इन्हें छोटे कंटेनर में लिक्विड फॉर्म में, जब क्या होता है जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में कैसे आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में कैसे आ जाता है, क्योंकि वो प्रेशराइज्ड रहता है। ठीक है, गैस को प्रेशराइज किया जाए तो उसके जो एटम्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं और लिक्विड बन जाता है। ठीक है, ये 9th क्लास में पढ़ा है वही। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर लिक्विड फॉर्म में प्रेशराइज करके अगर रखा जाए तो ये ग्रिड बेस्ड पावर है। ग्रिड बेस्ड मीन्स यहाँ पे ये भी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें उन सेक्टर्स पे डिकार्बोनाइजेशन करना चाहिए जो लो हैंगिंग फ्रूट है और जहाँ से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है। पावर सेक्टर एमिट करती है ओनली अबाउट 39% ऑफ CO2। वी नीड टू साइमल्टेनियसली परस्यू अदर रेवेन्यूज एज वेल, यानी कि EVs भी चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन भी चाहिए, अगर सीरियस है इंडिया अबाउट टू गेट टू अचीव नेट ज़ीरो बाय 2070। इंडिया की कमिटमेंट है ये, राइट, कि 2070 तक क्या करना है, नेट ज़ीरो इंडिया को बनना है, नेट ज़ीरो इमिशन में, कार्बन इमिशन में। स्टेट्स को अपनी तरफ से स्टेप लेना होगा, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को सिंपलर करना होगा, पेमेंट टाइम टू टाइम देनी होगी रिन्यूएबल जनरेटर्स को, रूफ टॉप सोलर नीड्स क्या है, स्पेशल अटेंशन देनी होगी इसे, ईजियर फाइनेंस के तरीके से। जो नेक्स्ट पावर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होगी उनका एक ही एजेंडा होना चाहिए, हाउ टू प्रमोट रिन्यूएबल कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशंस एंड चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही इन डेप्थ एनालिसिस दिखाता है आपके आंसर को, और UPSC अपनी नोटिफिकेशन में खुद कहता है कि जो इन डेप्थ एनालिसिस होगा ना, वो उसे ज़्यादा क्रेडिट देंगे। तो एविडेंस चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए डाटा चाहिए, बट एनालिसिस भी आपका होना चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करता हो आपका एनालिसिस। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट देखेंगे, ये एक ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट है फ्यूचर अर्थ का, एंड रिसर्च पार्टनर ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। ये दोनों फैक्ट्स आप याद रखेंगे। UPSC में थोड़ा इधर उधर करके पूछ लेंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का पूछ लेंगे, यहाँ पे क्या रिप्लेस करके। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप सबको। ये एक इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी है टू एस्टैब्लिश अ कॉमन एंड म्यूचुअली एग्रीड नॉलेज, यानी कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोस ऑक्साइड रिलीज हो रही है, इमिट हो रही है, इसका एक डाटाबेस एक प्रिपेयर करना होता है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था इन 2001, याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, ये शेयर्ड पार्टनरशिप है बिटवीन इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन एनवायरमेंटल चेंज, जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके बन गई थी फ्यूचर अर्थ। ठीक है, ये वाली काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम को याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन आर्मी। आज इंडियन आर्मी डे है, 76th मना रहे हैं हम 15 जनवरी को, सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। ये क्या है, उन्हें ऑनर देना, ठीक है, उन्हें सम्मान देना, अपने सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, ठीक है, अपने देश के लिए, इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। 126 ईयर्स एगो क्या हुआ था, ब्रिटिश ने 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी का को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से 2021, याद रखना है फायर पावर, यहाँ पे पावर सेक्टर की तरफ मत चले जाइएगा, ये आर्मी का क्या है, इंडेक्स है। इंडिया की आर्मी को 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बताता है।
50 पैरामीटर्स पे ये देखा जाता है, मेज़र किया जाता है, जिसमें मिलिट्री रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, जोग्राफिकल फीचर्स एंड मैन पावर की अवेलेबिलिटी देखी जाती है। इसका मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म, मीन्स सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो, जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पे रिवाइज किए जा सके। ये पीडीएफ आज खुलनी चाहिए, आज ही बंद हो जानी चाहिए, फिर ये पीडीएफ कभी नहीं खुलनी चाहिए। आपके नोट्स खुलने चाहिए बार बार, उस पर रिलाई करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ी, आप उसे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सुपरफिशियल पढ़ेंगे तो 15 मिनट्स में आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जो बेनिफिशियल नहीं होगा। फिर तो न्यूज़पेपर उठाना भी व्यर्थ है। इसीलिए इन डेप्थ एनालिसिस ज़रूरी है, वैल्यू एडिशन को अच्छे से करना ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।